ये शोर कैसा है और ये बदबू कहाँ से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहाँ जहाँ का एड्रेस बोला है वहाँ का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए। क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा, पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मीनगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके। आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं? सर, वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नेल आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग।
वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था? 2 दिन पहले मैं एबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी, तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो, ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है
उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है, जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो, सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे।
असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी, और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। आधी रात को अंधेरी गली में एक आदमी जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे, उसका मुंह और सर ढका हुआ था। सामने एक दूसरा आदमी था जो बहुत घबराया हुआ था और वो सामने वाले आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मास्क वाले आदमी ने उस पर गोली चलाई और उसे मार दिया। नैना की नौकरानी घर में आती है और साफ सफाई करने लगती है। हमेशा की तरह वो 8 बजे नैना को कॉफी देने के लिए जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। मैडम, आपकी कॉफी रेडी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नौकरानी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई। सामने बेड पर नैना की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। उसके गले पर वार किया गया था। नौकरानी ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज जल्दी से सायरा बिल्डिंग 13 फ्लोर रूम नंबर 1303 में आ जाइए। सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। यहाँ नैना मैम की लाश पड़ी है सर। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी के साथ स्पॉट पर पहुंचे। सामने जब देखा तो वहां फेमस सिंगर नैना की लाश पड़ी हुई थी। उसका गला कांच की धार से कटा हुआ है, आसपास खून पड़ा हुआ है। जिस टूटी हुई कांच की बोतल से उसका गला काटा गया था वो भी वहीं साइड में पड़ी हुई थी। कामिनी ने घर की पूरी तलाशी ली। उसे तिजोरी भी खुली हुई दिखाई दी। उसने इंस्पेक्टर राठौर को आवाज दी। राठौर सर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ कामिनी? ये देखिए सर, अलमारी खुली हुई है और चाबी भी वहीं पर है। क्या इसका ये मतलब है कि पैसे के लिए खून हुआ है? सामने जो चीजें नजर आ रही थी
उससे तो यही लग रहा था कि ये खून चोरी के इरादे से किया गया है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राठौर की नजर लॉकर में लगी चाबी पर गई। वो चाबी अंदर की ओर से लगी हुई थी। ये बात कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर को बहुत अजीब लगी। उन्होंने नैना की नौकरानी से पूछताछ की कि अगर नैना की मौत हो चुकी थी तो वो घर के अंदर आई कैसे। सर, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी भी रहती है। मैडम अपने काम की वजह से अक्सर घर देर से आती थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। नौकरानी ने बताया कि नैना मैम सुबह सुबह डिस्टर्ब ना हो, इसलिए नैना ने उसे घर की दूसरी चाबी दी थी ताकि वो अपना काम चुपचाप आकर कर सके। नौकरानी सुबह 7 बजे आती है। 8 बजे अपना काम पूरा करने के बाद वो मैम को कॉफी देकर उठाया करती थी और रोज की तरह ही आज सुबह भी वो कॉफी लेकर आई थी। नैना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके फ्लैट को क्राइम स्पॉट होने की वजह से बंद कर दिया गया। अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन कामिनी और हवलदार लालू पटेल नैना के घर गए। बिल्डिंग के एंट्री बुक में उन्होंने नैना के साथ साथ राहुल नाम के लड़के की भी एंट्री देखी। वॉचमैन से पूछताछ करने के बाद वॉचमैन ने बताया कि कुछ दिनों से नैना मैम और राहुल सर साथ में ही आते थे। नैना मैम राहुल सर के साथ काम करती थी। मैडम जी, अब ये राहुल कौन आ गया बीच में? और नैना उसके साथ अगर काम करती थी तो उसके मर्डर के बाद वो आया क्यों नहीं? हमका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, इस राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। कहो, क्या खबर लाए हो? लालू हवलदार ने कामिनी को राहुल की तस्वीर और उसका एड्रेस दिया। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को इन्फॉर्म किया और राहुल से मिलने उसके घर गई। राहुल के घर पर जाकर उन्होंने देखा कि राहुल नैना की तस्वीर हाथ में लिए फूट फूट कर रो रहा था। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई नैना? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कामिनी और हवलदार लालू पटेल राहुल की बातें सुनकर दंग रह गए। कामिनी ने राहुल से पूछताछ की। तब राहुल ने बताया, सर, नैना और मैं एक पब में मिले थे। मैंने उसे अपने साथ गाने का ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट भी किया था। हम साथ में काम भी कर रहे थे। मुझे नैना पसंद आने लगी थी। उसकी मौत के एक दिन पहले ही मैंने उसे प्रपोज किया था और वो इस बात से भी बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। हम दोनों का प्रोफेशन भी एक ही था। मैं जानता था कि आगे चलकर नैना मुझे हम दोनों के करियर के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। जिस रात नैना का मर्डर हुआ, उस रात तुम भी उसके साथ ही थे ना? हाँ मैम, हम साथ में ही थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे मैंने उसे उसके घर पर छोड़ा और मैं वहां से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब कामिनी ने राहुल से किसी पर शक होने की बात कही तो राहुल ने साफ मना कर दिया। राहुल की बात सुनकर कामिनी और लालू पटेल दोनों दंग रह गए। राहुल ने कामिनी से नैना के घर जाने की इजाजत मांगी और वजह पूछने पर राहुल ने बताया कि नैना के घर में एक गिटार है जो नैना और राहुल के प्यार की आखिरी निशानी है और वो उस गिटार को वापस चाहता है, लेकिन कामिनी ने उसे मना कर दिया। मैडम जी, हमको नहीं लगता कि राहुल ने कुछ किया होगा। वो बेचारा तो उसकी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रहा था। बेचारे का बीवी बनने से पहले ही मर गई। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को सारी बातें बताई। कामिनी, कोई तो है जिसने खून होते देखा है। मतलब मैं समझी नहीं सर, कौन और कैसे? जो अलमारी में छुपा हुआ था उसने खून होते हुए देखा है। केस की छानबीन शुरू थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार पुलिस के हाथ एक सुराग आ गया। उसके जरिए पुलिस के हाथों वो चोर लग गया जिसने उस दिन चोरी की थी। बोलो, क्यों मारा तुमने नैना को? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो वहां गया ही नहीं सर, और जब मैं गया नहीं तो किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? कामिनी ने बबलू को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें बबलू पीछे के रास्ते से इमरजेंसी गेट खोलकर अंदर गया था। ये सब देखने के बाद बबलू ने बताया कि वो चोरी करने के लिए वहां गया था। उसने कबर्ड भी ओपन किया था लेकिन उसी वक्त
किसी के अंदर आने की आवाज उसे सुनाई दी, इसीलिए वो कबर्ड में ही छुप गया और चाबी अंदर से लग गई। जब मैं बाहर निकला तो नैना का खून ऑलरेडी हो चुका था। मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। पुलिस को बबलू पर शक तो था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लालू पटेल, अपने कुछ आदमियों को काम पर लगाओ, बबलू पर नजर रखने के लिए। 2 दिन बाद कामिनी को एक और मर्डर की खबर मिली। कामिनी जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां उसने बबलू की लाश पाई और आईने पर लिखा था आई डिड इट। नीचे एक लिफाफा भी था जिसमें लिखा था कि नैना का खून मैंने ही किया है और इस बात से मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और स्पॉट पर बुलाया। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बातों की छानबीन की। मिले हुए सबूतों के आधार पर यह साबित हो रहा था कि नैना का खून बबलू ने ही किया है। मिले हुए एविडेंस की वजह से इंस्पेक्टर राठौर को यह केस क्लोज करना पड़ रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि बबलू ने नैना को मारा है। और फिर कुछ दिनों के बाद जिसने पहले खून किया फिर खुद को ही मार डाला। क्या ये मर्डर मिस्ट्री इंस्पेक्टर राठौर और उनकी टीम सुलझा पाएगी? मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर
केटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली, हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी। सर, आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे। तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया, मगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर, इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो, घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा। मगर तूने ही
कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ अपने काम से शहर से बाहर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर है जिसमें आग लगी है और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपेट में आया है। घर का वॉचमैन बताता है कि घर के अंदर घर के मालिक राहुल हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी बिना वक्त गवाए आग में कूद जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर है। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उसके पास गए और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो राहुल है और उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी तहकीकात जारी रखी। तुम तो यहाँ के वॉचमैन हो ना, बताओ कैसे लगी घर में आग? मैं नहीं जानता साहब। वॉचमैन होकर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मालिक के घर में आग कैसे लगी? नहीं साहब, मैं सच में नहीं जानता ये आग कैसे लगी। मैं तो खाना खाने बाहर गया था, वापस आया तो आग लग गई थी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राहुल की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि पानी में डूबकर हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उलझन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है सर? हमने खुद राहुल को आग से बाहर निकाला था, तो वो वहाँ पानी में डूब के कैसे मरा? उसके फेफड़ों में पानी कैसे मिला? सिर्फ पानी नहीं कामिनी, लो क्लोरीन वाला पानी। मतलब सर? मतलब ये कामिनी की राहुल के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को कम क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है ये पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालू पटेल इंस्पेक्टर राठौड़ के पास आया। सर, आपने जैसा बताया था हमने जानकारी निकाली है। कम क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में यूज होता है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल? सर, लेकिन राहुल के घर में या घर के आसपास कोई भी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है। यही तो मिस्ट्री है कामिनी, कि आखिर पानी में मौत हुई तो हुई कैसे? सर जी, राहुल तो स्पोर्ट क्लब का मेंबर था ना, शायद वहाँ से कोई सबूत मिले। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल राहुल के स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने क्लब के रिसेप्शनिस्ट से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले अंकित सर और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, 2 हफ्ते बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाली थी। अंकित सर चाहते थे कि वो उस टूर्नामेंट की टीम को लीड करे, लेकिन कमेटी ने राहुल सर को चुना था। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ था। तभी लालू पटेल को क्लब के स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा खून का धब्बा मिला। उसने कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने लालू पटेल को खून और क्लब के स्विमिंग पूल के पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी अंकित के घर पहुंचे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ, बात क्या है सर? आपके दोस्त मिस्टर राहुल की डेथ हो गई है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, मुझे पता चला इस बारे में। बहुत बुरा हुआ सर, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत दे दी, उसका घर जला दिया और राहुल को भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों राहुल को मारूंगा? क्यों? क्योंकि टीम की लीडरशिप तुम्हें चाहिए थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था राहुल का, और इस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था सर, लेकिन सिर्फ जुबानी लड़ाई हुई थी। हम दोनों में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो राहुल की मौत कैसे हुई?
मुझे क्या पता सर, हम दोनों के झगड़े के बाद राहुल ठीक ठाक क्लब से बाहर चला गया था। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्लब में खून हुआ है या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां से चले गए। अगले दिन लालू पटेल लैब की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर राठौड़ के पास पहुंचे। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ फिर से चौंक गए। क्या हुआ सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कामिनी, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। राहुल की मौत क्लब के स्विमिंग पूल के पानी में नहीं हुई है। उसके फेफड़ों में मिला पानी और स्विमिंग पूल का पानी अलग अलग है। ऊपर से स्विमिंग पूल के पास मिला खून भी राहुल का नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में भी राहुल की मौत नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई है? इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब में जाकर वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें साफ दिख रहा था कि अंकित और राहुल में कोई हाथापाई नहीं हुई है और राहुल क्लब के बाहर भी गया था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी फिर से स्पोर्ट्स क्लब गए। वहां उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गर्ल से बात की जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले थे। हम आप सबसे आपके लीडर राहुल सर के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। हमें बताएं कि राहुल सर का बिहेवियर कैसा था सबके साथ। राहुल सर तो बहुत अच्छे थे सर, सबके साथ अच्छे से रहते थे और अपने काम को लेकर बहुत लॉयल भी थे, बहुत मेहनती थे। तुम कौन? सर, मैं राहुल सर की टीम में प्लेयर थी। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को किसी ने जलाकर क्यों मार डाला। बाकी सब लड़कियों ने भी राहुल के बारे में यही कहा। इंस्पेक्टर राठौड़ को समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर राहुल को मारा किसने और क्यों। कामिनी, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल का खून क्लब के ही किसी मेंबर ने किया है, लेकिन किसने? सर, मुझे लगता है हमें क्लब के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। शायद पास्ट में कुछ छुपा हो। राइट कामिनी। लेकिन सर, हम ये सब पता कैसे लगाएंगे? क्लब में। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी क्लब पहुंचे और क्लब मेंबर्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को एक सीनियर सिटीजन मेंबर मिस्टर नंद कुमार की फाइल मिली, जिन्होंने हाल ही में क्लब मेंबरशिप क्लोज किया था। राठौड़ ने रिसेप्शन पर जाकर नंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। वहां उन्हें पता चला कि नंद कुमार जी इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे और वो आज भी क्लब के प्लेयर्स और सारे कमेटी मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल सर कॉल पर नंद कुमार जी से झगड़ा कर रहे थे। नंद कुमार जी, आपके दिन गए। आप जब स्पोर्ट क्लब चला रहे थे तो बात अलग थी, कंपटीशन कम थे। आज कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं। आपने अपने हिसाब से क्लब चलाया, अब हमें अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब से उनका एड्रेस निकाला और उनसे बात करने पहुंचे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, आना पड़ा। राहुल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पता चला। बहुत अच्छा लड़का था राहुल। अच्छा था तो आपका उससे झगड़ा क्यों हुआ था? जी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था राहुल के साथ। अच्छा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है आपका फोन पर झगड़ा हुआ था। छुपाने से सच नहीं छुपता। जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा फोन पर झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि मैं राहुल का खून कर दूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता। किसी का खून क्या करूंगा। इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ से चले गए और अगले ही दिन वो नंद कुमार जी के पास पहुँचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया। तभी सामने उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति को देखकर नंद कुमार जी समझ गए कि पुलिस को सब सच पता चल गया है। हाँ, ये सच है कि राहुल सर को मैंने ही मारा है और ये बात नंद कुमार सर भी जानते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल लीडर के नाम पर एक धब्बा था। प्रीति ने बताया कि राहुल दूर से आई हुई गरीब घर की लड़कियों का फायदा उठाता था। जो लड़कियां क्लब की फीस नहीं भर पाती थी, वो उनसे अपने घर के सारे काम करवाता था। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसे कि हम प्लेयर्स की कोई इज्जत ही ना हो। और ये बात जब नंद कुमार जी को पता चली
तो उन्होंने इन सब का विरोध किया। जी हाँ, फोन पर मेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि मैं राहुल को समझा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसका सच सामने लाने की धमकी दी तो वो नशे में था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, हम दोनों में हाथापाई भी हुई और मैंने उसका सिर पकड़कर फिश टैंक में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक न हो इसीलिए मैंने घर में आग लगा दी। लेकिन सर, आपको प्रीति पर शक कैसे हुआ? कामिनी, मैंने नंद कुमार और बाकी सभी के नंबर्स को ट्रैक किया था और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम को प्रीति ने नंद कुमार जी को कॉल किया था। तुम घबराओ मत प्रीति, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि राहुल को तुमने मारा है। तो बस मिल गया खूनी और सबूत। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।